भाई कल के मैच से पहले हमने जो प्रिडिक्शन की थी कि एक हाई स्कोरिंग मुकाबला हम देखना चाहते हैं और हमें देखने को मिलेगा, उसका मतलब मेरा ये नहीं था कि तुम दिल्ली कैपिटल्स की मार मार के बखिया उधेड़ दो। मतलब इतना पहला उनकी माँ बहन एक कर दी मार मार के। अबे इतने छक्के चौके कौन मारता है यार। बहुत ही ज्यादा तबाही भरी बल्लेबाजी यहाँ पर कोलकाता नाइट राइडर्स ने की और पहली बार आईपीएल की हिस्ट्री में पहली बार कोलकाता नाइट राइडर्स ने 3 मैच बैक टू बैक जीते हैं। यानी कि आप समझ सकते हो कि इस समय ये जो टीम है ये कितनी ज्यादा खतरनाक फॉर्म में चल रही है और जो भी ये पैतरा फेंक रहे हैं वो पूरा 100 का 100% काम कर रहा है। लेकिन सबसे पहले भैया हाथ जोड़ के सुनील नारायण से पहले हम माफी मांगना चाहते हैं, क्योंकि हमने इस फैसले को कोलकाता नाइट राइडर्स के बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया था कि ये सही डायरेक्शन में फैसला नहीं है और उसके हमने रीजंस भी एक्सप्लेन किए थे और उसके रीजन आज भी हम फिर से एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरीके से सुनील नारायण तो इस समय बहुत ही जबरदस्त हिटिंग फॉर्म में चल ही रहे हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स का जो सितारा है वो बुलंदी की तरफ भाग रहा है, लेकिन उसके साथ साथ पहले रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और अब उन्हीं की जर्सी पहन करके मैदान पर उतरने वाली दिल्ली कैपिटल्स ने किस तरीके से स्लॉट में बॉलिंग कर करके सुनील नारायण को मौका दिया कि आ बैल और मुझे मार वाला मामला हो गया। लेकिन इस समय कोलकाता नाइट राइडर्स कंप्लीट डोमिनेटिंग मूड में चल रही है और अगर आप उनका बैटिंग कार्ड देखो, मतलब लुक एट दिस बैटिंग कार्ड, तो सबसे पहले पारी की शुरुआत जो फिल सॉल्ट और सुनील नारायण करने आते हैं वो तो कमाल की शुरुआत देते ही हैं। फिल सॉल्ट से मुझे एक बड़ी पारी की उम्मीद जरूर है और वो मुझे लगता है इट इज जस्ट ऑन द कॉर्नर जिस तरीके से वो बॉल को हिट मार रहे हैं। उसके बाद सुनील नारायण ने 39 बॉलों में 85 रन ठोक डाले, 7 चौके 7 छक्के मारे। मतलब सुनील नारायण के अंदर क्रिस गेल की आत्मा आई हुई है और सामने वाली टीम को वो बिल्कुल भी बख्शने के मूड में नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मेरा दिल जिस लड़के ने लूटा वो था अंग्रेश रघुवंशी और मैंने जिस समय ये मैच चल रहा था ट्वीट भी किया था। जैसे ही उसने आए और पहली बार उन्होंने पीछे मारी, वैसे ही रिस्ट का रोल, वो पैर का उठना, वो बैकलिफ्ट, पूरी सूर्य कुमार यादव की कॉपी मुझे वो लड़का दिखाई दे रहा है। मतलब एक जबरदस्त टैलेंट है। आज से 6-7 साल पहले कोलकाता नाइट राइडर्स ने सूर्य कुमार यादव को रिलीज कर दिया था। वो चले गए मुंबई इंडियंस में, वहां पर उन्होंने कमाल की क्रिकेट खेली, भारतीय टीम में जगह बनाई और वो एक बड़ा ब्लंडर माना जाता है कोलकाता नाइट राइडर्स की रिटेंशन की हिस्ट्री में, मतलब रिलीज और रिटेन खिलाड़ियों की हिस्ट्री में। लेकिन अब ऐसा लगता है कि एक बार फिर से नया सूर्य कुमार यादव उनको मिल गया है। 18 साल उस लड़के की उम्र है। मतलब 18 साल पे हम लोग क्या करते थे, गलियों में घूमते थे, स्वीटी सुपारी खाते थे, इधर उधर भागा करते थे। बट दिस बॉय हैज व्हाट इट टेक्स और एक के बाद एक बड़े बड़े यंगस्टर हमें यहाँ देखने को मिल रहे हैं। पीछे छक्का, आगे छक्का, कट शॉट, गेम सेंस, सब कुछ इसके अंदर है। इन्होंने 54 रन मारे, बहुत ही कमाल का डेब्यू रहा और देख करके पूरा मजा आ गया। उसके बाद आंद्रे रसल, जो कि एक समय फिर से इस समय आंद्रे रसल के जो मतलब बल्ले से आवाज आ रही है उसको हम बयान नहीं कर सकते। वो जब आ रहे हैं अपनी टीम के लिए परफॉर्म कर रहे हैं। पहला मैच उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स को 50-55 पर 4 विकेट हो गए थे, वहां से मैच में वापस लेकर के आए। दूसरे मैच में छक्के चौके मारे, तीसरे मैच में भी खाता। जिस तरीके से उन्होंने जिस अंदाज में बैटिंग की, पहली बॉल से जिस तरीके से उन्होंने अपना खाता खोला, ही वॉज इन नो मूड टू लेट दिस मीडियोकर दिल्ली बॉलिंग गो। उन्होंने 41 रन बनाए मात्र 19 बॉलों में। श्रेयस अय्यर ने भी जो 11 पे 18 रन बनाए, मोमेंटम जाने नहीं दिया। पिछले मैच में उन्होंने भी कुछ रन बनाए थे, धीरे धीरे वो भी टच में आ रहे हैं। और उसके बाद अंत में मेला लूट लिया रिंकू सिंह ने और 8 गेंदों पे 3 छक्के जड़कर इंडिया के बच्चे ने 26 रन मारे। बस थोड़ा सा अफसोस मुझे ये रह गया कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 49 तो देखो थमा करके रखा है कोलकाता नाइट राइडर्स ने। अगर वो 263 भी उनसे छीन लेते और सेकंड स्पॉट से भी उनको खैर तीसरे स्पॉट पर भेज दिया, लेकिन 263 से 277 अगर वो छीन लेते तो एकदम मजा आ जाता। कोलकाता, हैदराबाद सभी को रुला देते। मतलब आपने 11 साल लगे एक रिकॉर्ड को टूटने में और वो मैच एक हफ्ते में टूटते बच गया। सो कुडोस टू कोलकाता नाइट राइडर्स। बहुत ही खतरनाक ये टीम लग रही है, बहुत ही डीप ये टीम अब लगने लगी है बिकॉज ऑफ सुनील नारायण की ओपनिंग। लेकिन सुनील नारायण से रिलेटेड एक बात मैं जरूर करना चाहूंगा कि यार आप इस पिच मैप को देखो। सुनील नारायण के बारे में सब जानते हैं कि आपको उनको कैसे आउट करना है। जो पिछले 2-3 सालों से उनको हम देख रहे हैं किस तरीके से वो आउट होते हैं। बैक ऑफ लेंथ बॉल फेंको और उसके बाद यॉर्कर मारो। अब रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने क्या किया, बैक ऑफ लेंथ बॉलिंग की, यॉर्कर नहीं उन्होंने ट्राई की, वहां पर वो छक्के पाए। उसके बाद क्या किया दिल्ली कैपिटल्स ने, जो कि उन्हीं की जर्सी पहन करके उतरते हैं लाल नीली, उन्होंने भी द बैक ऑफ लेंथ फेंकी ना यॉर्कर मारी। मतलब गुड लेंथ और शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ पे मोस्ट ऑफ द बॉलिंग यहां पर हुई है। 10-15
10-15 बॉलें ही फुल हैं और 10-15 बॉलें ही शॉर्ट बॉलिंग यहां पर की गई है। तो कंप्लीट डोमिनेशन यहां पर सुनील नारायण का तो रहा ही रहा, लेकिन बहुत ही पुअर प्लानिंग और पुअर एग्जीक्यूशन दिल्ली कैपिटल्स का भी रहा है। और इस तरीके से अगर आप एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी को जो मैदान पर कटाना लेकर के उतर रहा है, उसको आप इस तरीके से बार बार मौके देते रहोगे तो वो आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा, बिल्कुल आपकी इज्जत नीलाम होने वाली है। और ऐसा ही कुछ आज हुआ दिल्ली कैपिटल्स के साथ भी। और अंत में कोलकाता नाइट राइडर्स ने बेहतरीन तरीके से इस मैच को अपने नाम किया। सुनील नारायण बने मैन ऑफ द मैच। दिल्ली कैपिटल्स ने कोशिश जरूर की, लेकिन वहां पर अब बहुत देर हो चुकी थी। 270-75 रन मेरा भाई चेज नहीं होते। और हमने जो प्रेडिक्शन की थी कि मिचेल स्टार्क फॉर्म में लौटेंगे, 2 या उससे ज्यादा विकेट लेंगे, 2 विकेट उन्होंने लिए। हमने ये भी बताया था कि इस मैदान पर वैभव अरोड़ा आपको खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं एज एन इंपैक्ट प्लेयर इंस्टेड ऑफ अनुकूल रॉय। वो भी हुआ, हालांकि चेतन साकरिया का भी एक ऑप्शन था, लेकिन देखो वैभव ने भी अच्छी बॉलिंग की। हर्षित राणा मैदान पर बहुत देर तक हमें खेलते हुए नहीं दिखाई दिए, तो वो एक इंजरी कंसर्न जरूर हो सकता है कि जिस तरीके से जिगरे वाला गेंदबाज ये निकल करके आया है, उसके बारे में जो अपडेट होगी हम आपको फटाफट देते रहेंगे। लेकिन जिस लिए ये पूरा खेल चल रहा है, जिस लिए सारी टीमें मारामारी कर रही हैं, यानी कि हमारी पॉइंट्स टेबल, उस पर अगर फटाफट निगाह डालें तो देखो कोलकाता नाइट राइडर्स आर सिटिंग राइट एट द टॉप एंड राइटली सो। 3 में से 3 मैच तो वो जीते ही हैं, लेकिन जिस भावकाल से, जिस अंदाज से वो जीते हैं, +2518 का उनका नेट रन रेट चल रहा है। और अगर यहां से अगर ये टॉप 2 में नहीं पहुंचते, जो कि ये पहले कर चुके हैं, 2015 मुझे याद है ये ऐसे ही तूफान मचा रहे थे आईपीएल में और एकदम से 5वें नंबर पर रह गए थे 15 पॉइंट के साथ। तो कोलकाता नाइट राइडर्स कुछ भी कर सकती है, लेकिन अगर यहां से ये टॉप 2 में नहीं फिनिश करते हैं, जिस तरीके से इनके सारे के सारे बंदे फॉर्म में चल रहे हैं, बॉलिंग हो बैटिंग हो, दे विल हैव ओनली देमसेल्व्स टू ब्लेम, क्योंकि बहुत ही मीडियोकर टीम से अभी इनको खेलना है। अभी आप उसके बाद देखो, अभी इनको पंजाब से खेलना है, अभी मुंबई की कुछ फॉर्म नहीं दिखाई दे रही है, मुंबई को ये पिछले 2-3 साल से रगड़ भी रहे हैं। सो कोलकाता नाइट राइडर्स को जरूर पहुंचना चाहिए। राजस्थान का सीजन बहुत ही अच्छा गया है। उसके बाद यहां पर गेम शुरू होता है। चेन्नई जिस साल दिल्ली से हार जाती है, उस साल वो बहुत अच्छा करते नहीं है, मतलब टॉप 4 में पहुंच भी जाते हैं तो जीतते नहीं है। तो चेन्नई उस सेटबैक से, अरे इस दिल्ली की टीम से हार गई चेन्नई, यार जाओ यार, तो वहां से वो कैसे सेटबैक से वापस आएंगे, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। उसके बाद एलएसजी जीटी, तो यही मुझे लगता है लमसम आपका होने वाला है, बिकॉज पंजाब हो गई, दिल्ली हो गई, आरसीबी हो गई, इनसे तो मुझे कोई उम्मीद अब नहीं लग रही है कि ये कुछ फाइट बैक करने वाले हैं। मुंबई से मुझे उम्मीद जरूर है, मुंबई हैंड्स डाउन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है। सूर्य कुमार यादव भी जल्दी वापस आने वाले हैं, लेकिन यार जब ड्रेसिंग रूम का माहौल ठीक नहीं होता ना, तो आप वर्ल्ड 11 बनाकर भी नहीं जीत पाओगे। ये बात हमने उनके प्रीव्यू में भी की थी कि अगर मुंबई को कोई हरा सकता है तो वो है सिर्फ मुंबई, और वही हमें यहां पर देखने को मिल रहा है। क्लियर डिवीजन दिखाई दे रहा है, मतलब उसमें कोई छुपी वाली बात नहीं है। सो मुंबई अगर उससे रिकवर करती है तो थोड़ा बहुत चैलेंज जरूर हो सकता है, वरना ये जो लाल कलर वाली और नीले कलर वाली जर्सीज हैं, इनका काम लगने वाला है। ये बात पूरी तरीके से तय हो गई है। और कोलकाता नाइट राइडर्स जिस तरीके से हल्ला गुल्ला मचा करके सामने वाली टीम को लतेड़ लतेड़ के उड़ा रही है, आई हैव एब्सोल्युटली नो डाउट कि वो बहुत अच्छा करने वाले हैं। लेकिन अब केकेआर के फैंस ये बताओ कि नीतीश राणा जब आएंगे तो वो किसकी जगह खेलेंगे? क्या रमनदीप को बाहर कर दोगे जो पहले मैच में उसने किया, उसके बाद तो उसकी बैटिंग ही बहुत ज्यादा नहीं आई? या रघुवंशी को बाहर कर दोगे? भाई रघुवंशी को ना बाहर करना, सूर्य कुमार यादव वाला अगर कोई बल्लेबाज का ऑरा है किसी बल्लेबाज का, उसको ना बाहर करो। तो अब कौन बाहर होगा कोलकाता नाइट राइडर्स से जब नीतीश राणा वाइस कैप्टन फिट हो जाएंगे? ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। और अब अगर जल्दी से आज के मैच की बात करें तो आज आईपीएल 2024 का 17वां मुकाबला खेला जाएगा गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स के बीच। और जहां गुजरात टाइटंस अपना पिछला मैच अपने घर पर जीत करके आ रही है और आज दोबारा उनको वहां खेलना है, पंजाब किंग्स की हवा बत्ती सब बिजली बिजली एक साथ पूरी गुल हो गई है। मैदान पर उनकी कप्तानी बहुत ही ज्यादा मीडियोकर है, स्ट्रेटजी उनकी ऑल ओवर द प्लेस है, और मुझे नहीं लगता कि इस टूर्नामेंट में वो बहुत ज्यादा फाइट बैक करने वाले हैं। तो प्लेइंग 11 से शुरू करते हैं। देखो शुभमन गिल, साहा, सुदर्शन, अजमतुल्ला, उमर जाए, यहां पर तो कुछ चेंज होने वाला नहीं है। डेविड मिलर भी खेलेंगे ही खेलेंगे। अब विजय शंकर का मैं बार बार जीटी के कई प्रीव्यूज में बात कर चुका हूं कि भाई जब आप उनकी बॉलिंग का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो और टॉप 4 आपका पूरा का पूरा फिक्स है, तो आप उनकी जगह शाहरुख खान को क्यों नहीं खिलाते हो? आप उनकी जगह अभिनव मनोहर को क्यों नहीं खिलाते हो? आप पीबीकेएस एसआरके की पुरानी फ्रेंचाइजी थी तो आप उनको वहां पे ट्राई कर सकते हो। और पंजाब कुछ बहुत ज्यादा उखाड़ पाएगी नहीं गुजरात टाइटंस का, ऐसा मेरा मानना है। तो राहुल तेवतिया, राशिद खान, नूर अहमद, उमेश यादव, दर्शन नालकंडे की जगह मैं कार्तिक त्यागी को भी देखना चाहूंगा। अगर वो फिट है, अवेलेबल है, देन व्हाई नॉट। और फिर ऑब्वियसली मोहित शर्मा आपके इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर खेलते हुए दिखाई देंगे। और अब अगर यहां पंजाब किंग्स की प्लेइंग 11 देखें तो शिखर धवन, जॉनी बेयरस्टो, प्रभसिमरन सिंह, जितेश शर्मा, सैम करन, लियम लिविंगस्टन, शशांक सिंह। ये बैटिंग लाइनअप बुरी नहीं है, ये बैटिंग लाइनअप बुरी नहीं है, लेकिन ये खेलते नहीं अच्छा है। और
उसका क्या कर सकते हैं भाई? जब तुम अच्छा खेलोगे नहीं तो क्या तुम स्ट्रेटजी बनाओगे और क्या तुम उसको एग्जीक्यूट करोगे, क्योंकि तुम खेलते ही नहीं हो अच्छा। उसके बाद हर्षल पटेल, हरप्रीत बरार, कागिसो रबाडा, राहुल चहार एंड इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर आप अर्शदीप सिंह को इस्तेमाल करोगे। अगर पहले बॉलिंग कर रहे हो तो अर्शदीप खेलेंगे, ऑब्वियसली शशांक बाहर बैठेंगे। सो प्लेइंग 11 अच्छी है, टीम ये सही है, बस मेरे कुछ चेंजेस अगर ये करें और थोड़ा सा मतलब टैक्टिकली थोड़ा सा सही हो, दे हैव इट। इट्स नॉट लाइक कि बहुत ही बुरी टीम है दिल्ली और आरसीबी की तरह। दे आर अ गुड टीम ऑन पेपर, बट आई रियली डोंट नो किस तरीके से वो फाइट बैक करने वाले हैं। और प्रेडिक्शन अगर देखें तो मेरी पहली प्रेडिक्शन देखो एक बार फिर से ये है, चूंकि अहमदाबाद में रात का मैच है तो 180 के आसपास, 180 से ज्यादा रन एक बार फिर से हमें बनते हुए दिखाई देंगे। सेकंड प्रेडिक्शन ये है कि आज राशिद खान 2 से ज्यादा विकेट लेने वाले हैं, ऐसा मुझे लगता है। मतलब अपनी उंगलियों के जाल में इस पंजाब के प्लेइंग 11 को, जिसमें सैम करन मिडिल ऑर्डर में आते हैं, लियाम लिविंगस्टोन आते हैं, ये फंसने वाले हैं राशिद की उंगलियों के जाल में। एंड ऑब्वियसली गुजरात टाइटंस के साथ मेरी विन प्रेडिक्शन है। सो आप इससे एग्री करते हो, डिसएग्री करते हो, कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ। अपने टॉप 4 भी बताओ प्लेइंग 11 को, और किस तरीके से आप देख रहे हो दोनों टीमों की, वो मैं जरूर आपसे जानना चाहूंगा। और पॉइंट्स टेबल जो कि दिन ब दिन इंटरेस्टिंग होती जा रही है, उसके ऊपर हमारी पैनी निगाह यूं ही बनी रहेगी। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन की जो घंटी है वो जरूर बजा करके रखो, ताकि इस तरीके के रिव्यूज, प्रीव्यूज, न्यूज, अपडेट्स आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। सो स्टे ट्यून एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।